हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, यूर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सोशल साइंस का फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बट प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, औद्योगिक यानी बिजनेस, बिजनेस सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं, औद्योगिक समाज मतलब बिजनेस सोसाइटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, मतलब ये वो टाइम था जब नई नई सिटीज़, नए नए शहर बसने स्टार्ट हो गए थे और बिज़नेस का काफ़ी विकास हो गया था, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था बिज़नेस का। और रेलवे जो था उस टाइम पे, रेलवे का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति यानी बिज़नेस क्रांति को क्या कहते हैं? आंदोलन कह सकते हैं। औद्योगिक आंदोलन संपन्न हो चुका था। ठीक है ना, मूवमेंट, हाँ मूवमेंट यानी बिजनेस मूवमेंट काफ़ी तरह से सक्सेस हो चुका था। औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण यानी बिजनेस सेटल करना। ठीक है ना, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। यानी जब जैसी बिजनेस सेटल हो गया, बिजनेस सेक्टर बनने स्टार्ट हो गए, तो उस वजह से बिजनेस ने औरत, आदमी और बच्चे सभी को कारखानों में ला दिया। काम के घंटे काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी उस टाइम आम समस्या थी, यानी नॉर्मल प्रॉब्लम थी बेरोजगारी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते जा रहे थे और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। सिम ये तो होना ही है। मतलब जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जितनी ज़्यादा सोसाइटीज़ बनेंगी, उतना ज़्यादा खान पान चाहिए होगा, है ना, उतनी ज़्यादा सुविधाएं चाहिए होंगी और उतनी ही ज़्यादा गंदगी भी होगी, है ना। इसलिए साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था, है ना। और उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब प्राइवेट बिजनेस थे। ठीक है ना। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये उनकी सोच बिल्कुल सही थी। लेकिन कुछ लोगों को आप लोगों को तो पता ही है कि सबकी जो सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे उस टाइम पे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया होगा। क्यों? क्योंकि बिज़नेस सिर्फ़ ये जो बिज़नेस सेटल हो रहा था, वो पूरा बिज़नेस सिर्फ़ एक ही आदमी के कंट्रोल में था। तो इससे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, है ना? ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। हाँ, ये इनका सबसे बड़ा पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था कि ये जो जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 3 सेक्टर्स थे। पहला स्टेट जो था उनके लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार मिले हुए थे। तो ये लोग जो हैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है? व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इस बात में कोई दौरा नहीं है। अगर उस टाइम, हाँ, ये जो उदारवादी और रेडिकल लोगों की ये जो सोच थी, ये उनकी सोच का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। इसे आप चाहें तो
नोट भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ से, सॉरी, हाँ, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, वैसे है तो इम्पोर्टेंट। ओके। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में यानी 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। ठीक है। यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी यानी दूर की सोचने वाले होते हैं, दूरगामी दृष्टि यानी दूर की नज़र से प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क ये था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। यह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। कुछ लोगों की दोस्तों ये सोच सही भी थी और कुछ लोगों की गलत भी थी, क्योंकि हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि सभी उस समय जो व्यक्तिगत संपत्ति थी, व्यक्तिगत स्वामित्व जो था उद्योगों के ऊपर, कि सभी लोगों की सोच ऐसी ही थी। कुछ लोगों की सोच अच्छी भी होती है और कुछ लोगों की सोच बुरी भी होती है। तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सभी लोग ऐसे थे। ठीक है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। दृष्टि मतलब नज़र, ठीक है। एक भिन्न मतलब अलग। जो समाजवादी थे, जो समाज की सेवा कर रहे थे, उनके पास भविष्य की एक बिल्कुल ही अलग नज़र थी। यानी वो आने वाले फ्यूचर को, आने वाले टाइम को एक अलग ही नज़र से देखते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 to 1858 ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 to 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे
और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 यानी 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगलेस 1820 to 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी मतलब रुपए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, रुपए जो होते हैं, ठीक है, और पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का ये विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, हाँ, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपके पास जो इंग्लिश की बुक है, आप उसे जब मैं ये वीडियो पढ़ाता हूँ, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप अपनी इंग्लिश की बुक में पढ़ोगे और जो आपकी इंग्लिश की बुक में है वही सेम चीज़ें हिंदी में है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको ये हिंदी में समझा रहा हूँ। उसमें अपनी बुक में से आप इंग्लिश में पढ़ना और इसमें से आप हिंदी में समझना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसमें इन सारे चैप्टर्स को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।